दोस्तों आज पेश है चमत्कारी यार का रहस्य। ये कवर चित्र है दोस्तों। दोस्तों ये कहानी आपने पुरानी कॉमिक्स में पढ़ी होंगी। एक कॉमिक्स आगे ही डाल रखी है वो कॉमिक्स। वृक्ष देवता का चमत्कारी यार और भगवान का अवतार में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़े दोस्तों। इस तरह देखते हैं राजा काल बैक काल की पूरी सेना एक दूसरे से लाशों में परिवर्तन हो गई। पूरी दुश्मन सेना अपने राजा समेत काल का ग्रास बन गई। चलकर यह सब सूचना महाराज को दूं। जब राजू ने यह समाचार उदय सिंह को सुनाया, वाह राजू, आज तुम्हारे कायल हो गई। निसंदेह ही महाराज, राजू बधाई का पात्र है। जो कार्य इसने अकेले कर दिखाया वह तो बड़ी से बड़ी सेना भी नहीं कर सकती थी। कम वक्त ने यह मेरी उल्टी चाल कर दी। खैर, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। महाराज, मेरी एक राय है कि यदि आप पड़ोसी देश पर चढ़ाई कर दे तो उसका अपना कब्जा कर सकते हैं। वाह राजू, महाराज को बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तुरंत ही आज्ञा दीजिए। ठीक है सेनापति, आप सेना लेकर जाइए और पड़ोसी देश पर अपना झंडा फहरा दीजिए। जो गया महाराज, कहकर सेनापति चला गया। सेनापति के जाने के बाद महामंत्री, आप जाइए, पूरे देश में उत्सव बनाइए, घोषणा कीजिए। जो गया महाराज। और पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है। महाराज, राजू का बेहद प्रसन्न है। यदि मैंने समय रहते राजू का इलाज नहीं किया तो वह किसी समय मेरे लिए भयानक खतरा बन जाएगा। और जाओ, अब तुम भी विश्राम करो राजू। जी महाराज। और राजू को ढेर सारा इनाम देकर विदा कर दिया। उधर राजू देश उधर राजू के देश में दुश्मन की प्रजा का उत्सव मनाया जा रहा था। उधर सेनापति शेर सिंह अपने पड़ोसी देश पर विजय पताका फहरा रहा था। पड़ोसी से उसकी सेना मुकाबला करने में जरा भी कोशिश नहीं की। यह जानकर कि उसके राजा मारा गया है जा चुका है। चूंकि वहां की प्रजा उदय सिंह से को अपना राजा मान लिया था। बोलो राजा उदय सिंह की जय 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 हो। और कुछ ही दिनों बाद महामंत्री चतुरसेन राजू को अपने मार्ग से हटाने के लिए योजना बनाया और एक बहुत बड़े तांत्रिक की गुफा में जा पहुंचा। बाबा चामुंडा की जय हो। कौन हो। महामंत्री चतुरसेन, आओ बैठो मित्र। अचानक मेरे पास कैसे आना हुआ। उत्तर में चतुरसेन ने राजू के बारे में सब कुछ बताया और अंत में बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह उस चालाक जादूगर को मेरे मार्ग से हटा दें। सुनो मित्र, मैं बिना उसकी शक्ति के बारे में जाने उसे नहीं टकरा सकता। यदि उसकी शक्ति मेरी शक्ति से ज्यादा ताकतवर हुई बड़ी हुई तो मेरी शक्ति शक्तियां मुझसे छिन जाएंगी। ठहरो, पहले मैं उसकी शक्ति के बारे में पता लगाता हूँ। कहकर चामुंडा बाबा ने डंडे पर लटकी खोपड़ी को अपना अपने मुख की ओर घुमाया। ए शैतान के बादशाह, जरा पता लगा कर बताओ, राजू नाम के बालक के पास कौन सी शक्ति है जो उसकी पूरी बात मानती है। हाँ हाँ, कुछ देर बाद रुको चमुंडा। और कुछ देर बाद, हाँ हाँ चमुंडा, तुम्हें भ्रम हुआ। उसके पास कोई जादुई मांत्रिक अथवा जादुई शक्ति नहीं है। यदि कोई शक्ति है तो वह देवी शक्ति हो सकती है। ओह, माफ करना मित्र, यदि उसके पास दैवीय शक्ति है तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। ऐसा ना कहो मित्र, मैं तुमसे पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। ओ महामंत्री गिड़गिड़ा उठा। कुछ सोचने विचारने के बाद चमुंडा बोला, तो सुनो मित्र, तुम किसी प्रकार जानने की कोशिश करो उसके पास कौन सी देवी शक्ति है, फिर मैं कोई उपाय करूंगा। लेकिन बाबा, वह कसम खाकर कहता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है।
मात्र उस संयोग से ही वह जो कुछ करता है वह पूरा हो जाता है। तो हो सकता है उसके शक्ति का पता न हो। यदि उसे उससे पूछताछ पूछताछ करोगे तो पता लग सकता है उस रहस्य के बारे में तुम्हें पता चला जाए। अतः जाओ और किसी दूसरे रूप में किसी दूसरे रूप में उससे संपर्क करने के मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। जाओ, शैतान का बादशाह तुम्हारी मदद करे। और महामंत्री चतुर्सेन गुफा से बाहर आया। ए पिचासी, पिचासू की रानी, लाबेला, हाजिर हो, तुरंत हाजिर हो। हाँ, तुरंत ही। पिचासू की रानी लाबेला हाजिर है स्वामी। तो सुन लाबेला, लाल लाबेला, अभी जो व्यक्ति गुफा से निकल कर बाहर गया है उस पर नजर रखनी है। और चामुंडा के जाने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, अब जाओ और महामंत्री चतुर्सेन का पीछा करो। जो आज्ञा स्वामी। और पिचास की रानी लाबेला हवा में के धोखे की तरह गुफा से बाहर निकली और घोड़े पर जाते महामंत्री चतुर्सेन के पीछा करने लगी। और कुछ दिनों बाद राजू एक दिन राजा उदय सिंह के कार्य से अधीन पड़ोसी राज्य से वापस लौट रहा था। अरे, वह झोपड़ी कैसी! जाते समय तो मैंने यह झोपड़ी इस मार्ग में नहीं देखा था। साध लगता है एक दो रोज में कोई साधु महाराज ने डेरा डाला है। कोई खैर अच्छा हुआ जो बड़े जोरों से प्यास लगी, चलकर अपनी भूख और प्यास मिटा लूं। और जैसे ही राजू उस झोपड़ी के पास पहुंचा, आओ बेटा राजू, हमें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हैं, ये तो साधु मुझे पहचानता है। आश्चर्य मत करो बेटा राजू, हम त्रिकालदर्शी है। तुम यही सोच से होकर गुजरे, इसलिए हम 2 दिन से यहाँ धुनी जमाए अपने आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन क्यों बाबा? हमें तुम्हारी विचित्र शक्ति के बारे में बहुत जाना सुना है। हमें उस शक्ति के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है, लेकिन मेरे पास कोई शक्ति नहीं है बाबा। हम त्रिकालदर्शी है बेटा, इसलिए हम यह भी जानते हैं जो शक्ति तुम्हारे पास विद्यमान है उसके बारे में तुम स्वयं नहीं जानती। ओह, भीतर पानी और कंदमूल फल रखे हैं, उन्हें खा पीकर तुम अपनी भूख प्यास मिटाओ, फिर विस्तार से बातें हो जाएंगी। जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा बाबा। वो लगता है कि यह बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। मुझे इनसे बहुत ज्ञान की बातें मालूम मालूम हो सकती हैं। और हो सकता है यार ऐसे भी मालूम हो जाए मेरे पास कौन सी अनोखी शक्ति है जिससे के बारे में मुझे भी नहीं मालूम। और खाने पीने के पश्चात राजू साधु बाबा के पास आओ, बैठो बाबा। आप बहुत सी बातें जानते हैं, साथ ही यह रहस्य भी जानने को तू मेरे पास भीतर कौन सी ऐसी शक्ति है। मैं अपनी जुबान से जो कहता हूँ वह पूरा हो जाता है। बेटा, यह रहस्य जानने के लिए तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि क्या यह शक्ति तुम्हारे भीतर बचपन से थी या यह परिवर्तन बाद में आया है। यह परिवर्तन तो मुझ, मुझे बाद में आया है महाराज। कब से? राजू ने समस्त घटना के विस्तार से बता दिया। अपने पिता को बीमार होने से पहले मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकला। सब कुछ सुनकर, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक पेड़ के नीचे सोकर उठे, तुम्हारे भीतर परिवर्तन आया है। जी हाँ महाराज। अच्छा, उठने के बाद तुमने अपने आसपास कोई वस्तु चीज जिसे देखकर तुम हैरान हुए हो? नहीं महाराज, नहीं महाराज। ओ ठहरिए महाराज। महाराज, जब से मैं उस पेड़ के नीचे से उठा था तो यह मिली कि विचित्र बीजों की माला मेरे गले में है। ओह, जरा उतार कर मुझे दिखाओ। बोले राजू ने बीजों की माला हार उतार कर राजू साधु को समा दिया। कहीं यह विचित्र हारी इसी इसी रहस्यमय शक्ति तो नहीं? ठीक है, मैं इसे पहनकर इसका परीक्षण कर लेता हूँ, अभी सच्चाई मालूम हो जाएगी। हार पहनने के बाद बेटा, यदि वास्तव में तुम्हारी शक्ति इसी हार में छिपी है तो ये शक्ति तुम्हें तुरंत मौत के मुंह में ले जाएगी। और आह,
साधु बाबा इतना कह रहा था, राजू निर्जीव होकर शरीर गिर पड़ा। अरे वाह, यह तो सचमुच ही मर गया। इसका मतलब यह हुआ कि इमली के बीजों का यह हार वह शक्ति है जिसके मुंह से बात निकलती पूरी हो जाती है। अब मैं इस हार की शक्ति से पूरी पृथ्वी पर अपने कब्जे में कर लूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगले ही पल उसने अपने दाढ़ी मूछ और वस्त्र फेंक कर अपने असली वस्त्र पहन लिए। हाँ, महामंत्री चतुर्सेन का मार्ग काटा दूर हो गया। और अब वह स्वयं भगवान और उसका अवतार भी। और अब जल्दी से इस मरदूत छोकरे को कहीं दफन कर दूं ताकि महाराज उदय सिंह की मृत्यु और इसकी लाश का पता न चल सके। संयोग से महामंत्री चतुर्सेन राजू की लाश को उसी इमली के पेड़ के नीचे दफन कर दिया जिसमें जिसमें वन देवता का वास था। उसके बाद राजू को घोड़े पर सवार होकर वह अपने निवास स्थान की ओर चल दिया। मेरी मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं खूब अच्छी नींद आएगी। और वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि रुक जाओ मंत्री चतुर्सेन। कौन? अरे यह चमत्कारी आकृति कैसी? बिल्कुल किसी भूतनी जैसी लगती है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? ही मैं महाशक्ति चामुंडा की गुलाम पिचासों की शहजादी लाबिला हूँ। यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप शक्ति रुपया मेरे हवाले कर दो और मेरे स्वामी को सख्त आवश्यकता है। तुम किस हार की जिक्र कर रही हो? मेरे पास ऐसी कोई हार नहीं है। हूँ, झूठ मत बोलो। अपने स्वामी चामुंडा की आदेश आदेश से शुरू से ही तुम पर नजर रख रही थी। मुझसे कुछ नहीं छिपा। हूँ धोखेबाज चामुंडा मुझसे यह चालाकी कर रहा था। क्या सोच रहे हो? जल्दी से वह हार मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सुनो पिचासों की रानी, यह हार तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आज तुम्हें चामुंडा की गुलामी से मुक्त करता हूँ। भगवान तुम्हें जलाकर भस्म कर दे और तुम चामुंडा की गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। महामंत्री के कहने की देर थी या उधर गुफा में स्वामी बचाओ। और देखते ही देखते पिचासों की रानी जलकर हवा में लोप हो गई। हे हे पिचासों की रानी, उस कमीने ने खत्म कर दिया, मेरी एक शक्ति नष्ट कर दिया। अब मैं उस मूर्ख महामंत्री को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल वह वहां से अदृश्य हो गया। और हाँ, बड़ा आया था चामुंडा अपनी प्रेतनी को मेरे पीछे लगाकर हार हासिल करने। तभी चामुंडा वहां प्रकट हुआ। बस बस शत्रुसेन बहू तो हंस लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तुम आ गए। हाँ हाँ, यदि तुम अपनी हार मेरे हवाले नहीं किया तो लाबेला की तरह तुम्हें भी जलाकर भस्म भस्म हो जाओगे। मुझे मुझे मारने से पहले तुम चिड़िया बन जाओगे। बन जाओ पत्थर की चिड़िया। और इतना कहने की देर थी और चामुंडा पत्थर की छोटी चिड़िया बन गया। हाँ, अब क्या हाल है चामुंडा तुम्हारे? मैं जानता हूँ तुम जीवन भर नहीं मैं जानता हूँ कि अब तुम जीवन भर नहीं बोल पाओगे। नहीं, अब इस हार का रहस्य किसी को मालूम हो पाएगा। विदा मेरे प्रिय मित्र चामुंडा। हाँ हाँ। और अपने महल में पहुंचकर महामंत्री रात भर खूब निश्चिंत होकर सोया। अगले दिन सुबह हजूर महाराज ने आपको इसी समय याद किया। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी नहा धोकर आते हैं। और 1 घंटे पश्चात महाराज की जय हो। आइए आइए महामंत्री जी, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहिए महाराज, आपने सेवक को कैसे याद किया? महामंत्री जी, कुछ दिन पहले राजू काल भैरव राज्य में आप
राज्य में एक आवश्यक कार्य हेतु भेजा था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं लौटा कराया। हमारे साथ उसके घर वाले भी प्रति चिंतित हैं। हो सकता है महाराज वह किसी कारणवश काल भैरव राज्य में रुकना पड़ा हो। यहाँ तो हमारी परेशानी का कारण है महामंत्री जी। हमें अपना एक गुप्तचर वहां भेजा था, उसका कहना है कि राजू परसों सांझ ही वहां से विदा हो गया चुका है। ओह, तो फिर कहाँ जा सकता है? यह तो हम भी सोच रहे हैं। उस जैसा बुद्धिमान और विलक्षण बालक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, अतः उसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप चारों ओर दिशाओं में अपने गुप्तचर भेज दें, हर प्रकार उसकी खोजबीन करवाएं और जल्दी से जल्दी पता लगाएं। जो गया महाराज। महामंत्री ने उसी समय राजू की खोज में चारों ओर गुप्तचर छोड़ दौड़ा दिए, लेकिन राजू जिंदा होता तो उसका पता चलता। यह तो महामंत्री ने दिखावे मात्र ऐसा किया था ताकि किसी को उस पर संदेह ना हो। एक सप्ताह बाद महाराज, हमारे गुप्तचर चारों दिशाओं में राजू की खोजबीन करी, लेकिन कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी देश से लौटते समय किसी आदमखोर जानवर का ग्रास बन गया हो। नहीं नहीं महामंत्री जी, ऐसा न कहिए। हमें उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। धैर्य से काम ले महाराज। मेरा मात्र विचार है, ईश्वर उसे कुशल और जल्दी ही हमें मिल जाए। ओह, तुम्हारी वाणी सत्य हो। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन, महाराज एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है मंत्री जी? महाराज, मुझे आपसे विशेष गुप्तचरों से पता चला है बैक राज्य में बड़ी अराजकता फैली हुई है। हिंसा लूट पर बड़ा जोर है। हर व्यक्ति एक दूसरे को लूटने और खसोटने में लगा हुआ है, और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। महाराज, आप यहाँ आप यहाँ राजू के लिए शोगुल बैठे हैं, और वहाँ स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कानून व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं रह गया है। यदि उस देश का यही हाल रहा तो मुझे भय है कि कहीं वहाँ की प्रजा आपके शासन के विरुद्ध बगावत न कर दे और वहाँ खूनी क्रांति ना हो जाए। ऐसा ना कहो। ऐसा तो हमने कभी कभी सुना महामंत्री जी। लेकिन हम लेकिन हम करें क्या करें? हम यहाँ का राजकर संभालें या वहाँ का? हमारी नजरों में तो सर्वप्रथम अपने देश की प्रजा का सुख का ध्यान रखना ही चाहिए। आप ये बताइए, ऐसी स्थिति में हम कर क्या करें? इसलिए तो मैं आपसे समक्ष एक विशेष प्रस्ताव उपस्थित हुआ महाराज। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? महाराज, यदि आप पड़ोसी देश का शासन मुझे सौंप दें तो मैं वहाँ की स्थिति संभाल सकता हूँ। वहाँ प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट कर सकता हूँ। वहाँ का कानून और व्यवस्था सदाचार बनाकर मैं आपका मान और शान बढ़ा सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। हम आपका प्रस्ताव पसंद आया महामंत्री जी। आपने आपने हमारी एक बड़ी बहुत परेशानी हल कर दी है। हम अभी फरमान जारी कर देते हैं। और राजा उदय सिंह ने महामंत्री की बात मान बिना सोचे समझे एक माँ इसलिए मान ली थी कि महामंत्री गले में वृक्ष देवता का चमत्कारी हार पड़ा था। राजा उदय सिंह उसी दिन से राज्य की प्रजा के नाम में एक विशेष फरमान जारी कर दिया, जिसका ढिंडोरा पूरे बैग राज्य में पिटवा दिया। सुनो नगरवासियों, जो कोई भी महामंत्री चतुर्सेन की आज्ञा का अवहेलना करेगा, महाराज उदय सिंह का मुद्रम समझा जाएगा, उसे सख्त से सजा दी जाएगी। और बैक राज्य की सत्ता संभालते ही चतुर्सेन ने वहां की भोली वाली प्रजा पर जुल्म और सितम ढा दिए। आए और कर लगान के नाम पर सोने चांदी हीरे जवाहरात को अपने महल में कमरा भर लिया। कुछ ही दिनों में प्रजा त्राही त्राही मच गई, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। यही नहीं, चतुर्सेन ने महाराजा उदय सिंह को जो कुछ कहता तुरंत उसकी बात मान लेता। इसलिए न केवल
न केवल उसने उस देश का खजाना भी लगभग आधा हथिया लिया, बल्कि राजा उदय सिंह ने सेनापति शेर सिंह और उसके विश्वसनीय कर्मचारियों को भी अपने साथ मिला लिया। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ जिस दिन देश का राजा बन जाऊंगा उस दिन आप सभी को कुछ ना कुछ देश, किसी न किसी देश का राजा होगे। महाराज चतुर्सेन जिंदाबाद। और रात काफी हो गई है, अब आप लोग जाइए और शुभ घड़ी का इंतजार कीजिए। आओ सब चलते हैं। और हाँ हाँ, बस किसी तरह उदय सिंह को अपने मार्ग से हटाना है, लेकिन इस तरह प्रजा मुझे जरा भी संदेह न हो पाए, वरना राजा बनने के बाद भी मेरे लिए शासन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी रात तो राजा उदय सिंह वृषदेवता के सपने में दर्शन दिए। राजन, इस समय तुम बहुत ही भयानक विपत्ति में घिरे हुए हो। तुम्हारा महामंत्री चित्रसेन तुम्हें मूर्ख बनाकर प्रजा पर जुल्म ढा रहा है। जल्दी ही तुम्हें कोई उचित उपाय न नहीं किया था, स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और उदय सिंह की निंद्रा टूटी। ओह, यह कैसा विचित्र सपन देखा था मैंने। विरह सपने में मुझसे कुछ कहा। मुझे तुरंत इस बात का जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगले दिन राजा उदय सिंह महल में बिना किसी से कुछ बताए बैग राज्य की ओर चल पड़े। बैग राज्य में पहुंचकर उन्हें उदय सिंह ने जो कुछ देखा, देख देख कर उसके दुख की कोई सीमा न रही। आह, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, आह बचाओ। ओह, यानी मेरे देवता ने सच की बात सच निकली। मुझे चतुर्सेन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही सैनिकों को भेजकर उसे गिरफ्तार करवाता हूँ। क्रोध क्रोध में उदय सिंह अपने देश से वापस लौट रहा था, तब संयोग से उसी इमली के वृक्ष के नीचे से गुजरा जिसमें वृक्ष देवता का वास था। अचानक खाड़ी और रोमांचक दृश्य देखकर राजा उदय सिंह की हिम्मत नहीं आ रही। अरे नरमुंडो, कौन हो तुम और क्यों इस तरह हंस रहे हो? मुझे भयभीत करने क्या चाहते हो तुम? क्या मुझे भूल गए? महाराज राजू हूँ, राजू। अरे तुम, यह सब क्या है राजू? तुम्हारे का गायब होने से बड़ा परेशान था। यह एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। यह एक लंबी कहानी है महाराज, सुनिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। राजू राजू ने मुंड ने राजा उदय सिंह को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर राजा उदय सिंह आग से क्रोध से आग बुबूला हो उठा। उस कमीने धोखेबाज धूर्त मंत्री चतुर्सेन की इतनी हिम्मत कि तुम चिंता न मत करो राजू, मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं महामंत्री जी, आप उसे नहीं महाराजा, आप उसे मारने की मत करना, वरना गले में पड़ी चमत्कारी हार के कारण आप स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए राजू? बस आप किसी तरह उस दुष्ट के वृक्ष को नीचे ले आइए और उसके बाद स्वयं देवता की कृपा से उस दुष्ट से निपट लूंगा। ठीक है, कल उस नीच को किसी तरह यहाँ ले आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद राज घोड़े पर सवार होकर वहां से वापस लौट पड़ा और वहां से जाते ही राजू के नरमुंड वृक्ष से गायब हो गया। और राजा अपने महल में पहुंचकर दूत को चतुर सैनिक को बुलाने के लिए बैग राज्य की ओर रवाना कर दिया। और खबर मिलती है, राजा राजा चतुर्सेन अगले दिन राजा के विशेष विशेष कक्ष में उपस्थित हुआ। मेरे लिए क्या गया महाराज? महामंत्री जी, कल आप कल ही मैं अपने पूर्वजों को विशाल खजाने के बारे में मालूम हुआ है। आप हमारे पुराने वफादार आदमी हो, अतः हम चाहते हैं कि आप अपनी आंखों में एक बार उस अपार अनमोल खजाना देख लें। ही आप मुझ पर इतना विश्वास किया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। निस्संदेह ही उस खजाने को देखकर मुझे अपार प्रशंसा होगी। आइए हम इसी समय उस स्थान पर चलते हैं। जरूर चलिए महाराज। और महामंत्री के साथ लेकर वृक्ष देवता के पास चल पड़ा और इमली के नीचे पूछकर, महाराज, महामंत्री जी, यही दवा है हमारे पूर्वजों का विशाल खजाना यहाँ पर? अरे, यहाँ तो मैंने राजू की लाश दबाया था, मुझे तो यहाँ कोई खजाना नहीं दिखाई दिया।
कहीं महाराज ने राजू की मौत के बारे में तो नहीं पता चल गया? जरूर यही बात होगी। आप क्या सोचने लगे महामंत्री जी? महाराज, मुझे लगता है आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भला आपके पूर्वजों का खजाना कैसे दबा हो सकता है? महामंत्री जी, मेरे पूर्वजों का दबाया गया था खजाना सोने चांदी हीरे जवाहरात के नहीं, बल्कि एक लाश के रूप में है। राजू की लाश के रूप में, जिसे आपने स्वयं आ, अपने वाणी से मारा है। ओह, समझ गया। आप आपको सारी बात पता चल गई। चलिए, यह अच्छा हुआ कि आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। इसके बाद मैं आपकी लाश भी यहीं गाड़ दूंगा। आपका पूरा राज्य मेरे कब्जे में होगा। चलो, राजू की तरह मर जाओ। किंतु इस बार महामंत्री की बात पूरी नहीं हुई। हाँ, है, है राजा मरा नहीं, यह कैसे हो सकता है? हार तो अब भी मेरे गले में है। तभी, हाँ हाँ, आई, तुम कौन हो? अरे नरदाम, भूल गए मुझे? मैं राजू हूँ। राजू, उस दिन तूने मुझे मौत के घाट उतार दिया। आज आज तुझे मौत के घाट उतारूंगा। नहीं, ये चमत्कारी यार के रहते तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मूर्ख, यह हार इसी बीज का है, अतः इस वृक्षों के नीचे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब चल, मरने के लिए तैयार हो जा। अब मुझे जल्दी वृक्ष के नीचे से हट जाना चाहिए। महामंत्री भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों जमीन नीचे फट गई और उसमें से दो नरकंकाल के रूपी हाथ निकले। उन्होंने पैरों को मजबूती से पकड़ लिया। आए मरा। और ठीक उसी समय पेड़ पे लटके नरमुंड की जीभ किसी रस्सी की तरह लंबी हो गई। महामंत्री के जिस्म के इर्द गिर्द लिपट गई। आई, बचाओ। कुछ क्षणों बाद महामंत्री का निर्जीव शरीर अधर में लटक गया। उफ, इतना भयानक दृश्य मुझे देखा नहीं जा रहा। तभी महामंत्री का शरीर शरीर गर्दन रूपी जीभ रस्सियों से आजाद हुआ और कंकाल रूपी हाथों ने उसकी लाश को जमीन के भीतर खींच लिया। महामंत्री के शरीर जमीन के भीतर धंसते ही न केवल जमीन एक सार हो गई और वृक्ष पर लटकी राजू की असंख्य मुंडियां गायब हो गई। उपकित उपविश्वास नहीं होता। कुछ दिन जो कुछ आंखों से देखा, हकीकत यही है, भयानक सपना। उसी समय मिली के वर्ष वृक्ष राजू के साथ राजा उदय के सामने प्रकट हुआ। राजू महाराज, तुम्हें जीवित देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजू महाराज, यह सब वृक्ष देवता की कृपा का फल है। यह मेरी खुदकिस्मती है कि मुझे मारकर इस वृक्ष के नीचे दबाया और वृक्ष देवता ने मुझे बचा लिया। हाँ राजन, चूंकि ये दुष्ट महामंत्री ने राजू को मरे मेरे ही चमत्कारी हार शक्ति द्वारा मारा था, इसलिए मैं राजू को उस हार के प्रभाव से मुक्ति से बचाने में सफल हो गया था। वरना राजू न केवल राजू और वरना रा, राजू ने केवल चुपचाप अपने प्राणों से हाथ धो बैठता, बल्कि मेरे उस चमत्कारी हार का पता नहीं पृथ्वी पर कैसा विनाश मच जाता। खैर, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हुआ। अब आप इसे ले जाइए और मेरे आशीर्वाद से इसे एक दिन न केवल आपके देश का नाम उज्जवल करेगा, बल्कि महान शासक भी बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन देवता। और फिर राजू वृक्ष देवता को प्रणाम कर कर खुशी खुशी वापस लौट पड़े। जब राजू सुकुशल अपने घर पहुंचा तो उसे उसे देखकर उसके माता पिता भाई बहन खुशी से फूले न समाये। बेटा, बापू। और जब राजू 20 वर्ष का हुआ तो राजा ने उदय ने बैक राज्य की बागडोर उसके हाथों में सौंप दी और राजू देश का शासन बहुत कुशलतापूर्वक चलाने लगा। समाप्त दोस्तों।